गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई विजिबल, ऑडिबल? आपको आवाज आ रही है, वीडियोस दिख रहे हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फाइन फाइन। या आई एम फाइन टुडे। कल से रिलेटिवली आज आवाज भी सही आ रही होगी, कोरोना ठीक हो गया शायद। फाइन। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको SN2 रिएक्शन और SNI रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस किया था। SN2 वर्सेस E2, SN2 वर्सेस E1। तो बहुत सारी कंपैरिजन भी एक्सप्लेन किए थे, कुछ केसेस भी बताए थे। लास्ट क्लास में हम SN2 और SN1 के क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो आज पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद अब हम ऑलरेडी सारी चीज पढ़ चुके हैं, तो सीखेंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वेदर द रिएक्शन गिवन रिएक्शन इज SN1, SN2, E1, E2 और E1 CB और SNI। तो उसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज और कल की क्लास में, इन दोनों क्लास में हम कॉम्बाइंड क्वेश्चंस करेंगे और उस कॉम्बाइंड क्वेश्चन के वक्त आपको बहुत सारे डाउट्स भी आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएगी। बस उस प्रॉब्लम को फेस करते जाना, समझते जाना कैसे अप्लाई करना है, तो अपनी आप रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत एनहेंस हो जाएगी आपकी। ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वरुण आप कल भी शायद डाई इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पूछ रहे थे, है ना? हाँ, मैं आज जैसी क्लास खत्म होगी, आज रिलेटिवली थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूं, तो मैं रुकूंगा आपके साथ, जो आपके छोटे छोटे डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ बेस्ड ऑन SN2। ये SN2 के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे आज के। तो ये पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं आपको सॉल्व करने के लिए। आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर डालो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज गिव क्लास PPT। ओम के जो मैंने थ्योरी डाली है वो सारी की सारी जो मैंने PPT में यूज किया है उसी के क्वेश्चंस है। सब कोई बी लिख रहे हो? 1B B B B। अच्छा, आपने इसमें नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन यूज किया है क्या? आपने इसमें NGP यूज किया है? जो बी आप लिख रहे हो, जो भी, क्या NGP यूज किया है या नहीं किया है? पहले तो मुझे ये बताओ, फिर आंसर पे आऊंगा। कायदे से देखा जाए तो मैंने कहा था आपको कि अगर लिविंग ग्रुप के अल्फा या बीटा पोजीशन में ऐसे कई कंपाउंड है जिसके पास लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है, वहां पे NGP होती है। यहां पे NGP यूज नहीं होगा, इसीलिए आपने गलती से इसका आंसर सही दे दिया है। इसका आंसर बी जो आप कह रहे हो वो करेक्ट है। द रीजन बिहाइंड इज कि ध्यान से समझना, NGP में कायदे से इसमें NGP की सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। द ओनली रीजन यहां पे NGP का नहीं होने का क्या है कि जो आपका लिविंग ग्रुप है वो अबव द प्लेन है और ऑक्सीजन भी अबव द प्लेन है, तो अपने लोन पेयर वो दे ही नहीं पाएगा। बट अगर यही वाला क्वेश्चन ऐसा होता ना, ये SN2 है, लिखा भी है, अगर यही वाला मैं क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे देता, मुझे लगा आप इसमें ज्यादा आसानी से कर लेते। यहां पे अगर मैं ऑक्सीजन देता, ये है, तो पता है क्या होता, यहां पे NGP होती, और अगर NGP होती तो जो OH माइनस है वो अबव द प्लेन ही लगता और तब आंसर C होता अगर NGP होता। और ये वाला क्वेश्चन में अगर आप NaOH डालते तो आ रहा है समझ में, लेकिन यहां पे NGP नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि लिविंग ग्रुप और हाइड्रोक्सी यानी ऑक्सीजन जिसके पास लोन पेयर है वो सेम प्लेन में है, तो बैकसाइड अटैक नहीं कर पाएगा। क्लियर? हाँ, मैंने मेंशन तो कर ही दिया यहां पे SN2, बट मैंने ये नहीं मेंशन किया कि यहां NGP होगा कि नहीं। बस आपको ये चेक करना था कि सेम प्लेन में NGP नहीं होगा। अगर आपने सही चेक किया तो करेक्ट आंसर बी है। अगर ये वाला जो OH है बिलो द प्लेन क्वेश्चन में दिया रहता तो करेक्ट आंसर सी हो जाता। नाउ इट इज क्लियर? फाइन। So moving ahead to the next question. The decrease order of rate of SN2 reaction is, fast calculate करना। यहां पे 4 मॉलिक्यूल दिए और JEE और नीट दोनों में मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इसी तरह के हैं। ओ हिंडर्ड हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ, रीजन जो आप दे रहे हो बिल्कुल ठीक है। इथॉक्सी इज नॉट ए पावरफुल लिविंग ग्रुप। अर्शित केना, आपका जो भी नाम है केना आप लिख रहे हो वो सही है। हर्ष करेक्ट, विकास करेक्ट, जिसने पक्का लिखा है वो गलत है। तो कुछ बच्चों ने इसमें बी आंसर दिया है, कुछ बच्चों ने इसका आंसर सी दिया है, तो बी और सी ही ज्यादा है। जरा बी को डिस्कस करते हैं पहले, क्यों आप बी कह रहे हो। अच्छा, 2 3 को आपने फर्स्ट कह दिया, ठीक है। देखो, क्योंकि अभी तो ये क्वेश्चन इजी है, आपको पता ही है SN2 चल रहा है, तो SN2 के क्वेश्चन होंगे। SN2 ही है, क्या ये बोलना ठीक है? ध्यान से समझना जो बोल रहा हूं। SN2 में जब भी क्वेश्चन आएंगे आप 2 चीजें देखना। कौन कौन सी 2 चीजें देखनी है समझना। पहली चीज ये तो जरूर देखना, स्टेरिक हिंड्रेंस। लेस स्टेरिक हिंड्रेंस मोर विल बी द रेट। क्लियर? दूसरी चीज जो आपको देखनी है वो आपको देखना है लीविंग ग्रुप एंड पार्शियल पॉजिटिव इन द कार्बन। ये लीविंग ग्रुप जितना बेटर SN2 उतना फास्ट, ये पार्शियल पॉजिटिव जितना ज्यादा SN2 उतना फास्ट।
इस वाले क्वेश्चन में आपको दो चीजें ऑब्जर्व करनी थी, स्टेरिक हिंड्रेंस और पार्शियल पॉजिटिव। मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे, सुनना। देखो सेकंड वाले केस को देखो, सेकंड वाले केस को, जिस कार्बन पे आपका लीविंग ग्रुप लगा है ना, उस कार्बन के साथ आपने कार्बोनाइन लगाया जो -I शो करता है, तो इसका पार्शियल पॉजिटिव सबसे ज्यादा होगा। तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा रेट होना चाहिए सेकंड का। द ओनली रीजन है कि उसमें जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है उसका पार्शियल प्लस बहुत बड़ा है, उसका रीजन है कीटोनिक ग्रुप का -I इफेक्ट। पहली बात क्लियर हो गई, तो सेकंड सबसे ज्यादा हो गए। अब बाकी सब में तो ऐसा -I लगा नहीं है, तो मैं क्या चेक करूंगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। अब स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम किस में है, फर्स्ट में, उसके बाद फोर्थ में, उसके बाद 3 में, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए सी। अब बताओ क्लियर है, नैना टाइम से आओ। सर ऑफ प्राइवेट मोड, ओके। अच्छा प्राइवेट मोड अरविंद, नहीं, अगर मैं प्राइवेट मोड ऑफ करता हूं तो आप सब कमेंट्स देखने लगते हो और एक दूसरे का आंसर पता चल जाता है आपको। मूविंग एड टू क्वेश्चन नंबर 3। When the concentration of alkyl halide is triple and the concentration of OH minus is reduced to half, the rate of SN2 increased by। तो पहले आप कैलकुलेट कर लो, वंशिका लेट कर रहे हो आप, किसी ने सी पक्का पक्का लिखा हुआ है, तो रेट होता है आपका के, हाँ ये वाला आप सही कर लोगे, RBr टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय न्यूक्लियोफाइल टू द पावर 1। सही है, हाँ बिल्कुल, जो भी आप लिख रहे हो, मैंने को अभी गलत आंसर एक भी नहीं मिले। अच्छा ये टेस्ट का क्वेश्चन है तो समझाने की जरूरत नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज 1.5। क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो आप ऐसे कर लेना कि जो रेट है ना, वो रेट मान लेते हैं इन दोनों की कंसंट्रेशन XX है, इन दोनों की कंसंट्रेशन XX है, तो K की वैल्यू आपको मिल गई। अब K की वैल्यू क्या मिली, रेट डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब आप नया रेट निकालना चाहते हो, नए रेट में आपने क्या कहा कि KBr की कंसंट्रेशन क्या करनी है, ट्रिपल करनी है, यानी 3x करना है, और उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, हाफ, यानी x/2 करना है। अब K की वैल्यू x के टर्म में यहां से पता ही थी, आप डिवाइड कर दो, 1.5 आ गया। सबके समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं किसी को, क्लियर है ना। हमें पूरा ही सॉल्व कर दूं क्या, रेट इक्वल्स टू K की वैल्यू रेट बाय x स्क्वायर कर रहा हूं, है ना। तो अब आप लिखो रेट अपॉन x स्क्वायर, तो ये एक्सप्रेशन आपका क्या बन गया, 3/2 x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो ये रेट 1 था और ये रेट 2 था, तो रेट 1 के वैल्यू रेट 2 से 1.5 टाइम ज्यादा है। इजी, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। नैना को छोड़ के सबके क्लियर हो गए। नैना वंस अगेन आप लिख रहे हो, मैं आपके लिए एक बार और बता रहा हूं। देखो ये ना SN2 रिएक्शन है, तो आप लिखोगे K RBr टू द पावर 1 न्यूक्लियोफाइल टू द पावर 1। मान लेते हैं कि दोनों की कंसंट्रेशन XX थी, तो जो रेट 1 है वो K इंटू x स्क्वायर आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि अगर आप इस x की वैल्यू अल्काइल हैलाइड 3 टाइम्स बढ़ा दो और न्यूक्लियोफाइल हाफ कर दो, यानी x/2, तो नया रेट कितने टाइम बढ़ेगा। तो K की वैल्यू क्या आ रही है, रेट 1 बाय x स्क्वायर, तो मैंने रेट 1 बाय x स्क्वायर कर दिया, उनका रिलेशन निकाल दिया, 1.5 है। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। मूविंग एड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में OH NaBr और H2SO4 से आपको x मिला, आइडेंटिफाई x एंड द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। चलो बताओ जरा, एक बार SN2 खत्म हो जाएगा ना, तो फिर हम सारे क्वेश्चंस कर चुके होंगे, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा सारे कॉम्बाइंड क्वेश्चंस, तो वो बहुत मजेदार होगी कि आपको कितना समझ आया। वंशिका क्वेश्चन नंबर 1 में एनजीपी मैंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि जो OH के लोन पेयर थे वो अबव द प्लेन थे, लिविंग ग्रुप भी अबव द प्लेन था, सेम प्लेन में कभी भी बैक साइड अटैक नहीं होते। रंजीत दोनों देखते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस भी देखते हैं, पार्शियल प्लस भी देखते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हो कौन ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, तो पार्शियल प्लस ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। अगर बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है तब तो क्या रिएक्शन ही नहीं होगी। फाइन, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है, कोई बी कह रहा है, सुरजन कुमार सी कह रहा है, देखते हैं जरा। देखो आपको x की वैल्यू बतानी है, आपने NaBr और H2SO4 डाला है, तो पहले आप ये देख लो ये कौन सा अल्कोहल है, ये ना प्राइमरी अल्कोहल है। फिर आप देख लो क्या हीट किया हुआ, आंसर है नहीं किया हुआ है। इसका मतलब है 1 डिग्री अल्कोहल विदाउट हीट तो सब्सटीट्यूशन में जाएगा। अब क्योंकि ये 1 डिग्री है और सब्सटीट्यूशन कराना है, तो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करोगे आप, इसमें कौन सी मैकेनिज्म होगी, SN2। बहुत इजी, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए बी। किसी किसी बच्चे ने ना इसमें SN1 बोला है, क्यों SN1 बोला यार, ये तो बहुत बेसिक सी चीज थी। और अगर आपको याद भी हो तो SN1 के लिए रेट क्या लिखते थे, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, है ना। और रेट इसको भी याद रखने की क्या जरूरत है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से आप रेट अपने आप ही डिफाइन कर लेते हो। और SN2 में आप क्या लिखते हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, तो SN2 का रेट सबसे फास्ट होगा, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा। फाइन, तो इजी क्वेश्चन था, गलती की है फिर भी। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
इन विच द फॉलोइंग कंपाउंड एंड ऑप्टिकली एक्टिव सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। ऑप्टिकली एक्टिव सिंगल प्रोडक्ट लिखा हुआ है इसमें, बहुत आराम से देखना और उसके बाद सॉल्व करना। एक ही प्रोडक्ट मिलना चाहिए और वो भी ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। सचिन मिश्रा, सेकेंडरी अल्कोहल होता है, सेकेंडरी कंपाउंड होता है तो SN1 करेंगे कि SN2, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि सेकेंडरी कैसा है। अगर दोनों तरफ आपने मिथाइल ग्रुप ले रखे हैं, दोनों तरफ अगर आपने मिथाइल ग्रुप ले रखे हैं तब आप SN2 करना, मिथाइल के अलावा कोई भी ग्रुप है तो SN1 करना। इसका आंसर राहुल आपका गलत है, अथर्फ रॉन्ग। इतनी गलतियां क्यों? क्वेश्चन डिफिकल्ट है क्या? PH CH PHH, अक्षत रॉन्ग। ओके, बहुत सारी गलतियां कर रहे हो। चलो मैं समझाता हूं फिर तो इसको। सिंगल प्रोडक्ट का मतलब समझना। देखो ये ना OMe बैक साइड से अटैक करता है, ठीक है। अगर ये बैक साइड से अटैक करता है तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे वो एक OCS3 है, ये कार्बन, और ये OCS3, ये H, ये D। देखो ये कार्बन तो कायरल ही नहीं है क्योंकि दोनों तरफ तो आपने OMe लगाया। भाई चारों ग्रुप अलग अलग होंगे तभी तो आप कायरल बोलोगे ना, तो इसीलिए ए में तो कायरल मिल ही नहीं रहा, इसको हटा देता हूं मैं। अब आते हैं बी में। बी में यहां भी मिथाइल है, यहां भी मिथाइल है, तो अगर आप आयोडीन को सब्सटीट्यूट भी करोगे तो भी ये कायरल नहीं मिलेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब आता हूं मैं सी में। देखो सी में ये कायरल है, नो डाउट, इसमें ये भी कायरल है, और कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगा इसकी बात थोड़ी देर में करते हैं। बट इसमें दो कायरल कार्बन है और दोनों आइडेंटिकल हैं, तो क्या मैं ये सोच सकता हूं कि इसमें ना दो तरह के प्रोडक्ट जरूर बन सकते हैं। कौन कौन से दो तरह के प्रोडक्ट? एक तो ऐसा बन गया, देखो PH CH3H, और अगर ऐसा बना तो ये मीजो बना, और अगर मीजो नहीं बनता है तो दो प्रोडक्ट तो आराम से बन जाएंगे ना, R और S, RR और R और S, ये दो तरह के प्रोडक्ट तो बन सकते हैं, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। अब इसको देखो, यहां पे आपका फिनाइल ग्रुप है और यहां पे आपका मिथाइल ग्रुप है, यहां पे आपका इथाइल है, यहां पे आपका मिथाइल है। अगर मैं R और S से कॉम्बाइन करता हूं और SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता हूं, इसमें एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। इस वाले में मैंने ऐसा क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये मिथाइल अबव द प्लेन था, तो मीजो तो नहीं बनता, लेकिन R और S दो आइसोमर जरूर बनते हैं इसमें। लेकिन इसमें ये दोनों मिथाइल ग्रुप ऊपर थे, तो एक ही प्रोडक्ट मिलता आपको अगर ये परफेक्टली प्योर SN2 में जाता। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर अक्षित शर्मा, इसमें मीजो नहीं होगा, मैंने ये देखा नहीं था। मिथाइल अबव द प्लेन है, इसमें एक ही प्रोडक्ट मैंने लिखा है, R और S जो आपका प्रोडक्ट है वो बनना चाहिए। लेकिन अगर R और S भी बन रहा है तो उसके दो आइसोमर तो बन ही रहे होंगे, सिंगल एक्टिव कंपाउंड तो आप नहीं बोल सकते, मैं उसके लिए कह रहा हूं, ठीक है। हाँ, किसी बच्चे ने लिखा ऑलरेडी सेट डी, तो बिल्कुल ठीक है। सो मूविंग एट टू द नेक्स्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस भी जेई में भी और पूछते हैं और नीट में भी पूछते हैं। आइडेंटिफिकेशन फीचर प्रोजेक्शन में करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या है कि आपने ना BR कंपाउंड लिया है, अब आप ये देखो कि आपने OH माइनस डाला है SN2 में, तो इसमें से कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। कायरल क्या होता है मुन्नी सिंह? ठीक है, कायरल एक बार जो मेंटोर है वो आपको भी बता देगा आपके कमेंट पे। गोपाल गणेश लाइन में हो, आई एम सॉरी ऑनलाइन हो, तो मुन्नी सिंह को कायरल कार्बन क्या होता है ये जरूर बताना। चलो इतनी जल्दी मत लिखो यार, इसमें तो निकालना पड़ेगा। मैं एक्सप्लेन करता हूं, बहुत सिंपल सा लॉजिक, जल्दबाजी में मत करना। पहले इस बात से कन्विंस्ड हो कि SN2 में इन्वर्जन होता है, तो अगर कैपिटल R है तो आप क्या बनाओगे? कैपिटल S। तो कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं समझना। इस वाले कायरल कार्बन को जरा देखो और इसकी प्रायोरिटी को चेक करो। देखो अगर मैं प्रायोरिटी को काउंट करता हूं तो ये 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है और ये 3 आ रहा है। तो अगर ये 1, 2 और 3 आ रहा है तो ये इस तरह से मूव करा सकते हैं ना हम रिंग को। अगर इस तरह से मूव करते तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो S होना चाहिए, लेकिन लीस्ट प्रायोरिटी इस पोजीशन पे, तो ये वाला कार्बन R है। मानते हो ये वाली बात? तो पहले मैंने ये निकाला कि ये वाला कार्बन की कायरलिटी क्या है, तो ये कैपिटल R है। अब आप सुनना, आपने लिखा है OH और SN2 है, तो SN2 में R से क्या मिलेगा आपको? S। अगर R से S मिलेगा तो आप इनमें ही आइडेंटिफाई करो कि कौन सा कार्बन S है। तो मेरे को ये वाला कार्बन S सा दिख रहा है क्योंकि प्रायोरिटी बदल रही है। चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो ये देखो ये R आ रहा है, ये क्लॉकवाइज है, तो अगर ये R है तो ये क्या हो गया? S है। तो अगर ये वाला S है, ये वाला S है और ये R था, ठीक है, ये R था और ये मैंने क्या निकाला? S है SN2 में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? B। हाँ, बहुत सारे ने B लिखा है, ऑप्शन B सही है, बिल्कुल ठीक बात है। तो RS से जब भी फिशर प्रोजेक्शन में SN2 पूछेंगे, जो कि पूछते हैं, R और S से करना। क्लियर होगी बात? राहुल क्लियर है अब? हाँ, जिसने सही बोला वो ये मत लिखो सही बोला है, बस
कैलकुलेट करके देख लेना करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो फिर अब इस क्वेश्चन को देखो जरा। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है, अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, और NaI और एसीटोन डाला है हमने, NaI और एसीटोन। तो थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा इसलिए सोचना पड़ेगा, एक छोटा सा पीएच लगा हुआ है। अब मैंने पीएच बोल दिया तो थोड़ा हिंट मिल गया आपको। वैसे देखो इसमें भी ना आप आर और एस से करना, मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे। तो पहले निकाल देता हूं आपके लिए। तो अगर आप इसमें कैलकुलेट करना चाहोगे तो इस वाले कार्बन की कायरलिटी चेक करो सबसे पहले। इफ दिस कार्बन इज कैपिटल आर टाइप, तो याद रखना यहां पे ना फिनाइल रिंग लगी हुई है, फिनाइल रिंग लगेगा तो एनजीपी यूज होगा, एनजीपी यूज होगा तो पहले आर किस में कन्वर्ट होगा, एस, फिर एस किस में कन्वर्ट होगा, आर। इसका मतलब इनमें से सॉरी जो कार्बन आर होगा वही आंसर होगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बिकॉज ऑफ एनजीपी। आपने सी बोला है बहुत सारे बच्चों ने, एनजीपी अगर आप कंसिडर नहीं करोगे तो सी आएगा, एनजीपी होगी यहां पे क्योंकि फिनाइल रिंग लगी हुई है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। सबके समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं किसी को? फाइन, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मैंने इसलिए दिया है कि एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप करेक्ट आंसर दो। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए, तो थोड़ा वेट करूंगा सबके आंसर के लिए, तो फटाफट करना। ओम के आपने कहा रिपीट, इसलिए दोबारा से कह रहा हूं, जो आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो उसमें कोई गलती नहीं है। आप क्या कर रहे हो कि पहले आप ये निकाल रहे हो कायरल कार्बन आर है, SN2 है तो एस बना रहे हो, बिल्कुल ठीक है। उस वाले क्वेश्चन में फिनाइल बेंजीन रिंग लगी थी तो एनजीपी कंसिडर करो, तो अगर आर है तो आर ही बनाओ, रिटेंशन वाला, दैट्स इट। अच्छा, इसका आंसर गलत आ रहा है वैसे आपका। प्रतीक आपका गलत है, अक्षत गलत है, सचिन एसपी गलत है, विकास गलत है, कंचन माला झा गलत है, अभिजीत झा गलत है। एनजीपी कहां पे देखते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पलक सिंह रॉन्ग, राहुल रॉन्ग, सभी तो रॉन्ग नहीं करेंगे यार, कुछ क्वेश्चन में ही तो गलती नहीं है। क्वेश्चन क्या है इसमें, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग SN2। तो पहले इसका कायरल निकाल लेता हूं। तो ये 1 2 3, तो ये 1 2 3 क्लॉकवाइज है, ये लीस्ट प्रायोरिटी यहां है, तो ये हो गया आपका S। तो मेरे को SN2 के थ्रू मैकेनिज्म फॉलो करनी है तो R बनानी है, ठीक है। तो मैं चेक करता हूं कौन सा R है। तो ये हो गया 1 2 3, तो अगर ये 1 2 3 है तो ये R आ रहा है, तो इसका उल्टा S। ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया इस तरह से, है ना R, तो ये हो गया आपका S। देखो मैं इसको रब कर रहा हूं समझाने के लिए, सारे कार्बन ही S आ रहे हैं मेरे। तो ये S है, ये भी S है, ये भी S है, जबकि यहां पे लिखा हुआ है SN2। तो मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए था जब ये वाला कार्बन क्या बन जाता, R, जो कि कहीं पे भी नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज होना चाहिए। What are you counting, sir? 1 2 3. Aditya, I am counting the priority of the chiral carbon. If the priority goes clockwise direction, it is what we call capital R. If the priority goes anti-clockwise, it is what we call capital S. मैं R और S मैंने आपको समझाया भी नहीं है क्योंकि वो आइसोमरिज्म का पार्ट है, इस वाली क्लास में तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते, इतना टाइम नहीं था। तो जब SN2 की बात आती है तो कैपिटल R से कैपिटल S बनाना होता है, इसी को तो आप कहते हो इन्वर्जन। तो मैं बस चेक कर रहा हूं इन्वर्जन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। पलक, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाई not B, because the compound the reactant which is given in the question is capital S type, and it is mentioned that it is SN2 reaction mechanism, so capital S must be converted to inverted product which is capital R, and none of the product is capital R, all are capital S type. Therefore the correct answer of this question is none of these. प्रायोरिटी वंशी का अभी फिर वही एटॉमिक आइसोमरिज्म का डाउट है, प्रायोरिटी आइसोमरिज्म पूरा समझाना पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आ गया मैं, ये वाला क्वेश्चन जरा बहुत आराम से पढ़ना। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ रिएजेंट रिएक्शन कंडीशन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको बताना है एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा, और इसमें आपको ना थोड़ा बहुत E1 E2 SN2 इन सबको देखना है। तो जरा सोच के बताओ, यहां पे आप एक्स क्या डालोगे कि प्रोडक्ट मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन शायद आपने बहुत बार देखा होगा, तो अगर याद होगा तो फटाफट आप बता भी दो। हर्षित कल ही की क्लास में एनजीपी बताई थी, कल का लेक्चर एक बार देखना, मैंने एनजीपी के जितने पॉसिबल पॉसिबिलिटीज हो सकती थी वो सब डिस्कस किए। बस तू लेक्चर देके पॉसिबिलिटी नोट कर लेना, सारा एनजीपी कर लेगा। हाँ, ये बहुत जल्दी आपने आंसर दिया, इसका मतलब आपको याद है ये वाला क्वेश्चन। एनीवे देखो, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपने प्रोडक्ट बनाया और उसके बाद यहां पे ब्रोमीन लगाया, इसका मतलब ये एल्कीन रहा होगा। दैट मींस पहला वाला हमें क्या करना है, एलिमिनेशन करना है। तो एलिमिनेशन कब होगा,
एलिमिनेशन तब होगा जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर दो तरह के दिए, एक 20 और एक 80। ये तो पक्का है कि 80 वाला करेंगे, या तो बी होगा या तो डी होगा। तो सबसे पहले मेरे पास जो रिएक्शन आनी चाहिए वो CH3CH2Br है, एंड दैट इज ट्रीटेड विथ OH माइनस, जिससे हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएंगे, हीट कर रखा है, इसीलिए मैं क्या बना रहा हूं इसमें, या तो मैं एल्कीन बना दूं, है ना, एल्कोहलिक कंसंट्रेटेड एल्कोहलिक NaOH दिया है तो मैंने ये E2 किया है, NaOH किया है तो मैंने ये E2 किया है। उसके बाद आप HBr डाल दो कम टेम्परेचर में, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बीच में Br, है ना, तो ये सेकंड वाला Br। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कैप बी। सबके समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक है, बी इजी क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा फास्ट मूव कर जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सक्सेसफुल SN2 रिएक्शन आर एंडोथर्मिक प्रोसेस विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, स्टीरियोस्पेसिफिक, ऑकर रैपिडली इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? पार्शियली तो करेक्ट सारे दिख रहे होंगे आपको। पायल, आपने जो क्वेश्चन पूछा एग्जैक्टली मुझे इसका आंसर नहीं पता कि आप लोग 7 डेज के बाद इसके वीडियो देख सकते हो कि नहीं। मैं आपको कल बता दूंगा कि ये मिनी कोर्सेज के वीडियोस अवेलेबल होते हैं कि नहीं। ठीक है, देखो एंडोथर्मिक ये तो नहीं हो सकता। रीजन क्या है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो इसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपका न्यूक्लियोफाइल का नेचर क्या है। अब न्यूक्लियोफाइल कैसा है, उसकी बॉन्ड एनर्जी कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए ए तो नहीं करते हम। प्रोसीड विद रिटेंशन। रिटेंशन तो होता नहीं, इन्वर्जन होता है, कंप्लीट इन्वर्जन होता है। रिटेंशन तब होता है जब NGP, इसको भी हटा देते हैं हम। ऑकर रैपिडली इन पोलर, ये भी गलत है, क्योंकि मैंने आपको कल समझाया था कि पोलर में फास्ट होगा, नॉन पोलर में फास्ट होगा। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने सबस्ट्रैक्ट और न्यूक्लियोफाइल कैसा लिया है, कैटायन मतलब प्लस माइनस चार्ज किसमें है, न्यूट्रल किसमें है, ट्रांजिशन पे क्या फर्क पड़ता है। तो आप बचा गया स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कैपिटल आर है तो परफेक्टली S मिलेगा, एक ही प्रोडक्ट, और S है तो आपको R मिलेगा। तो कोई भी SN2 एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन शो करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, C। ठीक है, ठीक है, थियोरेटिकल क्वेश्चन था, इजी था। Arrange the following compound in the decreasing order of their reactivity towards SN2। इजी क्वेश्चन है। SN2 की रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगी, आपको ये बताना है। थोड़ा फास्ट बताना, लेकिन जल्दी बताना। आप इसमें SN1 के बारे में मत सोचना, सिर्फ SN2 सोचो। वंशिका ने एक अच्छी बात बताई है, ऑप्शन है डाउनलोड करने का वीडियो, क्यों ये पूछ रहा था, अगर वो नहीं अवेलेबल है तो आप डाउनलोड कर सकते हो। वंशिका ने बताया, मुझे नहीं पता। तो चलो ये इजी था, तो सबने आंसर करेक्ट दिया है। आपने सिर्फ इसमें एक ही चीज देखी होगी और वो है स्टेरिक हिंड्रेंस, और आपने बिल्कुल सही देखा, क्योंकि और पार्शियल प्लस वाला तो कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगे नहीं है। सो जितना क्राउडिंग कम, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा। तो यहां पे क्राउडिंग कम है क्योंकि ये प्राइमरी है, यहां पे क्राउडिंग थोड़ी ज्यादा है क्योंकि ये सेकेंडरी है, यहां पे क्राउडिंग बहुत ही ज्यादा है क्योंकि ये टर्शियरी है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। फॉर द कंपाउंड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑकर बाय। बताओ जरा, इस कंपाउंड में SN1 होगी, SN2 होगी, या दोनों होगी? मैं तो इसमें SN1 कहता। पलक ने एक नई बात ऐड की है आपके डिस्कशन में, सर वीडियो डाउनलोड हो जाता है बट प्ले नहीं होता है। ग्रिडअप वाले बहुत चालाक है, डाउनलोड करा रहे, प्ले नहीं करा रहे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। मेरे हिसाब से SN1 होगा, देखते हैं आप क्या कहते हो। सी सही, SN1 SN2 दोनों हो सकता है। ठीक है, जैसे आप, मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की, फिर भी आप हुए नहीं। द करेक्ट आंसर इज डी। तो सबको याद ही है, मतलब कि ब्रिज हेड पोजीशन पे अगर लिविंग ग्रुप होंगे तो वो ब्रिज हेड पोजीशन SN1 SN2 में नहीं जाते, क्योंकि ये कार्बन अपनी हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं करता। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अच्छी बात यह है कि सभी बच्चों ने डी लिखा था इसका, ऑल्दो मैंने कहा था मेरे हिसाब से SN1 होगा, वो सुना नहीं आपने। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाउ कमिंग अप टू नेक्स्ट, अरेंज ऑफ डिक्रीज ऑर्डर ऑफ SN2। अब यहां पे SN2 में जो आपको देखना है, स्टेरिक हिंड्रेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, पार्शियल प्लस ऑलमोस्ट सिमिलर है। द ओनली डिफरेंस इन दिस मॉलिक्यूल लाई इज नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। तो यहां पे सिर्फ लिविंग ग्रुप का है। तो आप ये सोच के बताओ कि लिविंग ग्रुप को देख करके अगर आप ये बोलो कि कौन सा फास्ट है, तो जल्दी से बताओ। मयूरेश नहीं, अर्पित करेक्ट, आदर्श करेक्ट, रोहित करेक्ट, संप्रिधि देग इनकरेक्ट, किसी ने लिखा है पक्का ये होगा, वो भी इनकरेक्ट है। ठीक है, थोड़ी गलती कर रहे हो आप, बी और सी सबसे ज्यादा आंसर है। सी को देख लें पहले, चलो पहले समझते हैं।
मैं लिविंग ग्रुप को आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्या क्या है। सो दिस इज अ लिविंग ग्रुप, ये ओटीएस से भी अच्छा लिविंग ग्रुप है बिकॉज इसमें CF3 लगा है जो कि -I शो करता है। हाँ, मैंने कहा था ओटीएस से ज्यादा अच्छा है, यहां पे ओटीएस दे रखा है, तो इन दोनों में बेटर लिविंग ग्रुप तो फर्स्ट वाला हो गया। OH minus is not a good living group, but H2O act as a very good living group. क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 1, then 2, then 4, then 3। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए बी। आपने आंसर क्या दिया? सी। तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता यार, OH माइनस तो लिविंग ग्रुप होते ही नहीं जब तक आप उसका प्रोटोनेशन नहीं करते, तो ये लिविंग ग्रुप तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बी। तो मैंने आपको क्या बताया, मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखना SN2। If you can able to identify whether the reaction goes through SN2, it is very easy to identify the rate of reaction as compared to the other molecule. The only thing which you have to identify is the nature of leaving group, partial positive charge and steric hindrance. If you can able to analyze the steric hindrance, if you can able to analyze the partial positive, then you can able to identify the rate of reaction of SN1 and SN2, इन दोनों में किसका फास्ट होगा। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं किसी को? What is OTS? OTS के बारे में बताया था ना मैंने एक बार, एक बार और बता रहा हूं, रुको। ये हो क्यों नहीं रहा यार, हो गया। देखो होता क्या है ना, जो कंपाउंड, नहीं सर नहीं बताया था, ठीक है नहीं बताया था, चलो मैं एक बार और बता देता हूं, सुनो पहले। जैसे ना ये कार्बन है और आपने एक कंपाउंड बोला जो कि लिविंग ग्रुप है, तो कार्बन और लिविंग ग्रुप में ना, लिविंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाता है, इसी को तो कहते हो आप लिविंग ग्रुप। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा लिविंग ग्रुप अच्छा है? सही है, तो आप, मैं बताता हूं कैसे। मान लो आपने ना CA और CB, और आपको आइडेंटिफाई करना है A और B में कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो आप क्या करो, अपने मन में A- बना लो, बना लोगे? आप अपने मन में B- बना लो, बना लोगे? आप ये आइडेंटिफाई करो A- और B- में किसका नेगेटिव कम है। आपने कहा B का नेगेटिव कम है, तो आप बोलो B अच्छा लिविंग ग्रुप है। पहले बताओ ये लाइन समझ आई? नेगेटिव चार्ज जितना कम होगा लिविंग ग्रुप उतना अच्छा होगा। सही है, अब सुनो, ये पहली बात समझ आ गई। अच्छा अब आप समझना, मान लो मैंने आपको कहा कि यहां पे क्लोरीन है और मैंने आपको कहा यहां पे ब्रोमीन है। अब आप देखो, यह क्लोरीन को अगर आप लिविंग ग्रुप मानते हो तो Cl- सोचोगे, और ब्रोमीन को लिविंग ग्रुप मानते हो तो Br- सोचोगे। इन दोनों में ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज भी कम होगा, तो अच्छा लिविंग ग्रुप कौन हुआ? Br-। तो इस तरह से हम लिविंग ग्रुप को सोचते हैं। अब आपका दूसरा सवाल था कि OTS क्या होता है। देखो जनरली आप ये देखना, जो X- अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं वो एक वीक कॉन्जुगेट बेस होते हैं, और आपने वीक कॉन्जुगेट बेस में हेलोजन ही देखे, Cl-, Br-, I-, यही तो अच्छे लिविंग ग्रुप में आप लेते हो। उसका रीजन क्या होता है कि ये ना HCl, HBr और HI के कॉन्जुगेट बेसिस हैं, और ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हम ये सोचते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉन्जुगेट बेस ही अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में एक चीज आती है, आपको पता होगा, H2SO4, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? HSO4-, बट HSO4- अवेलेबल हो नहीं पाता, तो इसीलिए हम इसके कॉन्जुगेट बेस को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। हम क्या करते हैं, बेंजीन रिंग में ग्रुप्स को ऐड कर देते हैं, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O-, और यहां पे मिथाइल। तो इस पूरे ग्रुप की अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा है, इसी को OTS भी कह देते हैं। अब वो क्या करते हैं, इसको बदलते हैं, जैसे O-, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहां बेंजीन की जगह आपने लगा दिया CF3। अब इसका तो स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट है, बेंजीन से भी ज्यादा है, तो ये तो और भी नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा, तो ये और अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाता है। तो इस तरह से इनको लिविंग ग्रुप में यूज किए जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ SN2 एज वेल एज SN1 रिएक्शन में। फाइन, आप क्लियर है? हाउ RNS कॉन्फ़िगरेशन हेल्प इन ऑप्टिकल एक्टिविटी। पलक भारद्वाज, RNS आइसोमर्स ऑप्टिकल एक्टिविटी के हेल्प के लिए नहीं होते, बल्कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझने या आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं। RNS का ये मतलब नहीं है कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवियो रोटेटरी है, या वो रोटेटरी है भी कि नहीं है, या ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। कायरल कार्बन का मतलब होता है जिस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग है। कायरल मॉलिक्यूल का मतलब होता है जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विच आर कायरल बट कंसिस्ट ऑफ नो कायरल कार्बन। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल है जिसमें RS आपको बहुत मिलेंगे लेकिन कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। फोर्थ ग्रुप इज बेटर लिविंग ग्रुप थर्ड। यस बिल्कुल, क्यों नहीं, आप खुद सोचो ना यार। देखो H2O ज्यादा स्टेबल है या OH-। आप बोलोगे H2O, तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये तो जल्दी निकलेगा ना। OH- तो अनस्टेबल है नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो अच्छा लिविंग ग्रुप तो यही होगा।
अक्षित सर, पार्शियल पॉजिटिव एंड स्टेरिक हिंड्रेंस विच शुड बी प्रिफर्ड। ऐसा कोई बेंड तो नहीं है कि मैं आपको ये बता दूं इनमें कौन सा प्रिफर करोगे। मान लो बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है तो देखो SN2 तो हो ही नहीं सकती, चाहे आप पार्शियल प्लस कितना भी कर दो। तो हम इसको कैसे देखते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस नॉर्मल है और किसी एक में ना पार्शियल प्लस बहुत ज्यादा है, तब आप पार्शियल प्लस को प्रेफरेंस दे देते हो, बस इतना सा है। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें आपको ये बताना है कौन सा करेक्ट है, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है या डी करेक्ट है, और यहां पे SN2 SN1 SN2 SN1 लिखा हुआ है। सोच के बताओ जरा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें लेकिन सोचोगे। पटेल टेलीग्राम ग्रुप, हाँ यार टेलीग्राम बना ही नहीं यार मेरे से, मैंने ट्राई किया था, रुक जाओ मैं बना के आपको फिर से भेजता हूं। बताओ इसका क्या आंसर होगा। पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है यार, इसका आंसर क्यों नहीं आया? इतना लग रहा है सोचने में, एक भी आंसर, किसी का भी आंसर नहीं आया इसमें तो। आंसर आए नहीं या मुझे ही नहीं दिख रहे हैं? अच्छा अच्छा आ गए, ठीक है। डी डी बी, अच्छा सारे का आंसर सेम है एक दूसरे के, मैं चेक करके बताता हूँ। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। बेंजीन है, Cl है, SN1 ओनली इन्वर्जन, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो ये SN1 में जाएगा, लेकिन SN1 में जाएगा तो बनना चाहिए था रेसिमिक मिक्सचर, लेकिन इन्होंने इन्वर्जन लिखा है तो ये तो गलत है। सेकेंड वाले में आते हैं, SN1 ओनली रिटेंशन। SN1 अगर आप लिख रहे हो क्योंकि ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो इसमें भी रेसिमिक होना चाहिए, तो ये भी गलत है, ये रिटेंशन की वजह से गलत है, मैं सर्कल लगा रहा हूं। दिस इज कायरल कार्बन ओनली, यार ये तो बहुत इजी है। वेल्डन इन्वर्जन SN2 बिल्कुल ठीक है, तो ए करेक्ट आंसर है, कुछ खास था नहीं सोचने वाला। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर SN2 रिएक्शन? सोच के बताओ जरा। फर्स्ट वाला, द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बी, न्यूक्लियोफिलिक अटैक द कार्बन फ्रॉम द साइड अपोजिट टू वेयर द लिविंग ग्रुप इज अटैच्ड, ओनली इन वन स्टेप द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड क्लीवेज ऑकर, द रेट ऑफ रिएक्शन दिस। ये सही कर दोगे। पटेल शिवांगी, वेल्डन इन्वर्जन मतलब जनरली आप आर से जब एस बनाते हो तो उसको इन्वर्जन कहते हो, दैट इन्वर्जन इज डिफाइंड बाय वेल्डन साइंटिस्ट, इसलिए उसको वेल्डन इन्वर्जन कहते हैं, कोई नई बात नहीं, इन्वर्जन ही है। ये इजी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी आपने आंसर दिया और करेक्ट आंसर है, द करेक्ट आंसर इज ए। कुछ बच्चों ने इसका बी भी लिखा है तो बी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। SN2 में तो बैक साइड से अटैक करते हो, इसने बैक साइड अटैक बात करी है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कमिंग अप टू नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में हो सकता है गलती करो, चलो सोचने का टाइम देता हूं मैं आपको। यहां पे ना ये 1 इक्विवेलेंट है, ये समझना, ये 1 इक्विवेलेंट है और ये वाला 2 इक्विवेलेंट है। आपने H प्लस डाला तो आपको A मिला, आपने H प्लस डाला तो आपको B मिला। फटाफट से बताओ। मुन्नी सिंह, A फॉर अदिति यादव, सॉरी मुन्नी सिंह आपका नाम अदिति यादव था, मैं बार बार भूल गया, इसीलिए आप A फॉर अदिति यादव कह रहे हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। CH3NH2 एक्ट एज ए बेस, CH3NH2 एक बेस है, ये क्या है? एक बेस है, और आप इसको इपॉक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हो। इपॉक्साइड है CCOO, तो ये जो लोन पेयर है सबसे पहले यहां पे अटैक करेंगे पहले स्टेप में, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा RNH2 CH2 CH2O माइनस, और उसने H, देखो यहां कायदे से मुझे O माइनस लिखना चाहिए, यहां NH2 पॉजिटिव लिखना चाहिए, मैंने एक H को यहां ट्रांसफर कर दिया और यहां एक H रखा। ठीक है, तो ये बन गया। फिर एक बार और अटैक कराओगे तो दोनों तरफ अटैक हो जाएंगे, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका डी होना चाहिए। फारूक आप ए कह रहे हो, तो आप ए इसलिए कह रहे हो शायद कि आपने इसका एक इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करा है। क्वेश्चन में 2 इक्विवेलेंट लिखे हुए हैं, तो एक इक्विवेलेंट में तो आपको ए मिल गया, तो ये तो पहला वाला मिल गया, फिर इस H को यहां ले आओ तो आपको ये मिल जाएगा, इसे इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज करोगे तो फिर इसको ना एक और मॉलिक्यूल CH2O के साथ रिएक्ट कराओ, क्योंकि उन्होंने कहा था 2 के साथ रिएक्ट कराना है,
तो अब इसके लोन पेयर दोबारा इस पे अटैक कर जाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा डी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा डी। कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो नेक्स्ट। If the following compound are treated with C2H5O minus in the presence of C2H5OH, in which the following pair first compound is more reactive towards SN2? तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना फर्स्ट वाला ऑप्शन सेकंड से ज्यादा रिएक्टिव होगा SN2 के लिए। कौन से का? फर्स्ट वाला होगा। अगर 1 होता था फर्स्ट वाला दे देते। आइसोटोपिक इफेक्ट SN1 SN2 का एक बार बता दीजिए अरविंद। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर पहले बताओ फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी नहीं करना। सूजन ए कह रहा है, मैं एक्सप्लेन करूं इसको। यार SN2 रिएक्शन लिखी हुई है, ये सेकेंडरी है, इतना आसान तो है, ये प्राइमरी है, तो इसमें तो ये ज्यादा है। ये Cl है, ये भी प्राइमरी है, और ये सेकेंडरी है, इसमें भी ये ज्यादा है। यहां पे कार्बोकेटाइन यहां बन रहा है, यहां पे कार्बोकेटाइन यहां पे बन रहा है। तो पूछा क्या है, कौन सा? फर्स्ट इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, तो इसमें डबल बॉन्ड यहां है लेकिन कॉन्जुकेशन में तो नहीं है। तो इस टाइप के कंपाउंड और इस टाइप के कंपाउंड में कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा कि डबल बॉन्ड थोड़ा हम दूर ही रखें तो बेटर है। तो ये हो गया। इस वाले में देखते हैं, Br यहां पे रख दिया, Br यहां पे रख दिया, तो ये कंपाउंड में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? ये, क्योंकि ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। बहुत सारे ने डी भी लिख दिया, बिल्कुल ठीक है, सही है डी। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी। 100%, मेरा भी सही था। फिर सेम क्वेश्चन, सेम मतलब प्रोडक्ट है अलग लेकिन इसमें थोड़ा पूछा अलग है। अमंग द गिवन पेयर इन विच फर्स्ट कंपाउंड, इसमें लिखा है फर्स्ट कंपाउंड इज फास्टर। पहला कंपाउंड किसका फास्ट होगा ये बताना है आपको। पार्शियल पॉजिटिव वाला केस बता दीजिए प्रतीक। हाँ आएगा, क्वेश्चन में आएगा। ए जिसमें फर्स्ट ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, तो ये वाला फर्स्ट ज्यादा रिएक्टिव हो गया। सेकेंड वाले में ये टर्शियरी है, ये सेकेंडरी है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव हो गया। थर्ड वाले में यहां पे कार्बोकेटाइन जल्दी बनेंगे तो ये ज्यादा रिएक्टिव हो गया। थर्ड वाले में आयोडीन इज गुड लिविंग ग्रुप देन ब्रोमीन, तो ये ज्यादा रिएक्टिव हो गया। तो फर्स्ट ज्यादा है ए में, तो इसलिए करेक्ट आंसर होना चाहिए ए। 100% जो भी लिख रहा है हर्षित बिल्कुल ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2? SN2 के लिए अब इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा? हाँ ये एक किसी ने मुझे कुछ पूछा था, मैंने कहा था अभी आएगा, तो ये वही आया है। हैलोजन गुड्डू अगर डबल बॉन्ड बनाएगा तो रिएक्शन होगी नहीं। स्लो आप कह रहे हो, मैं तो कह रहा हूं रिएक्शन ही नहीं होगी। तो हैलोजन डबल बॉन्ड बनाएगा तो रिएक्शन नहीं होती है। प्रतीक श्रीवास्तव, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ये आपके सामने है, इसका आंसर बता दो तो आप समझ गए। इसका आंसर बताओ। देखो SN2 के लिए मैंने आपको कहा था स्टेरिक हिंड्रेंस को देखना, पार्शियल पॉजिटिव को देखना, इन दो चीजों को देखना और लिविंग ग्रुप की एबिलिटी को देखना, है ना। 3 चीजों की देखने की बात करी थी। मेरे हिसाब से सारे के सारे प्राइमरी हैं, A B C D, तो स्टेरिक हिंड्रेंस वाला तो रोल आउट हो गया। सब में क्लोरीन है, लिविंग ग्रुप वाला भी रोल आउट हो गया। अब बच क्या रहा है? पार्शियल प्लस वाला। देखो मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट है, क्लोरीन का माइनस आई प्लस आर है, NO2 का माइनस आई माइनस आर है, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इस कार्बन का पार्शियल प्लस सबसे ज्यादा होगा, इस कार्बन का पार्शियल प्लस थोड़ा सा कम होगा, इस कार्बन का नॉर्मल पार्शियल प्लस होगा, इसमें मिथाइल की वजह से पार्शियल प्लस सबसे कम होगा। तो सबसे ज्यादा पार्शियल प्लस डी में आ रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? डी हो गया। यही था पार्शियल पॉजिटिव वाला एग्जांपल SN1 और SN2 का। आई होप नाउ इट इज क्लियर। थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, आपके पास 4 चॉइस है। इसमें पूछा है कंसिडर द न्यूक्लियोफिलिक अटैक गिवन, सिलेक्ट द पेयर शोज ग्रेटर SN2। तो अब ए में 1 मॉलिक्यूल है और सेकंड मॉलिक्यूल है, 1 और 2 में कौन ज्यादा फास्ट SN1 शो करेगा वो बताना है, और वो यहां पे लिखा हुआ है। ए का 1, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो आपको बताना इन चारों में SN1 का रेट किसका फास्ट होगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी करना, तब तक मैं भी क्वेश्चन देख लूंगी क्या आंसर है। तो फर्स्ट ए में ब्रोमीन दिया हुआ है, बी वाले में लिविंग, अच्छा फर्स्ट वाले में लिविंग ग्रुप का डिफरेंस है। फर्स्ट में आपको लिविंग ग्रुप के डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना है। और सेकंड को देख लेते हैं, ब्रोमीन ब्रोमीन SHCH3, अच्छा सेकंड में न्यूक्लियोफाइल डिफरेंट है। थर्ड को देख लेते हैं, ब्रोमीन ब्रोमीन ClI और डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, तो इस पे भी आपको न्यूक्लियोफाइल ही चेक करना है। डी को देख लेते हैं,
आयोडीन मिथानॉल में, क्लोरीन मिथानॉल में, बाकी सब आइडेंटिफिकेशन सेम है, तो न्यूक्लियोफाइल। SN2 का रेट नहीं पूछा है। सिलेक्ट द पेयर विच शो ग्रेटर SN2 रिएक्शन, बिल्कुल पूछा है यार, अंकुर पूछा तो है। न्यूक्लियोफाइल सिलेक्ट ईच पेयर शो ग्रेटर SN2 रिएक्शन रेट, तो मेरे हिसाब से इसका 1 होना चाहिए और इसका नेगेटिव वाला होना चाहिए। इन दोनों में Cl अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया और इन दोनों में मिथानॉल के केस में तो आयोडीन हो गया। सो इसका आंसर होना चाहिए 1358, 1358 यानी सी। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने सी लिखा है। संप्रीति दे आपका ए लिखा हुआ था आपने। ए में क्या डिफरेंस है? आपने 3 और 4 में 4 को बोला है। अच्छा, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई SH माइनस में और CH3SH में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो यार नेगेटिव चार्ज है तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल ये होगा ना, तो यही तो रेट ज्यादा होगा। करेक्ट है, करेक्ट है। मिथानॉल से ये फर्क पड़ता है, वो पोलर सॉल्वेंट है, तो आप ये देखो कि पोलर सॉल्वेंट में I माइनस एक्ट एज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू Cl माइनस, जो वाटर वाला एग्जांपल समझाया था। नहीं सर, सेकंड में न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना, सेकंड में न्यूक्लियोफाइल का कंसेंट्रेशन। अच्छा, आप बी की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ये किसने कह दिया आपको? SH माइनस और CH3SH दे रखा है, तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल तो SH माइनस है। कंसेंट्रेशन आप कैसे ले आए? ये कहां लिखा हुआ है कि किसी कंसेंट्रेशन ज्यादा है? कोई सॉल्वेंट तो गिवन नहीं है, तो उसमें तो ये मैंने ना आपको, इसमें आप कंफ्यूज करना। अगर मैंने आपको एक डेटा भी दिया था H2OH माइनस, तो इसका ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज है। और ऐसा याद है आपको, बहुत सारे केसेस बताए थे, जैसे NH3 और NH2 माइनस है, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। इस टाइप के हमने काफी केसेस किए थे। सो अभी तक जो आपने किए वो सारे SN2 के ऊपर थे। अब की क्लास, अब यहां से एक्चुअल में समझ आएगा कि आप ने कितनी रिएक्शन मैकेनिज्म समझी है। तो अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछने वाला हूं वो E1 E2 E1 CB SN1 SN2 के मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है? डाइमिथाइल सल्फोक्साइड रोहित। तो आज अब हमने थियोरिटिकली E1 पढ़ लिया, E2 पढ़ लिया, E1 CB पढ़ लिया, SN1 पढ़ा, SN2 पढ़ा, SNI पढ़ा, ठीक है? अब आप सब तैयार हो इन सबके इकट्ठे क्वेश्चंस करने के लिए? यहां से मजेदार कहानी स्टार्ट होगी, क्योंकि अब आपको पता नहीं चलेगा कौन सी मैकेनिज्म है। अब देखो कैसे समझ आएगा। Iodine is a more powerful leaving group, but simultaneously it acts as a very good nucleophile in the polar solvent because of the availability. ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ जनरल पूछता हूं, उसका आंसर दे देना। तो जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है ना, आप बस मुझे ये बताना कि जो मैं लिख रहा हूं उसमें से इनमें से कौन सी रिएक्शन है। कर लोगे? मैं रिएक्शन दूंगा, आप बताना E1 है, E2 है, E1 CB है, SN1 है या SN2 है, SNI है, ठीक है? हाँ मुन्नी सिंह, तुम्हारा कमेंट जब पढ़ता हूं ना तो मेरे को एक ही लाइन पढ़ने को मिलती है, सर मेरा कमेंट पढ़ो, और आप ऐसे इमोजी हाथ खड़ा करने वाला दिखा देते हो। सॉरी आदित्य सिंह, ठीक है? चलो, तो अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब आप आंसर देना, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन, यार आंसर 1 और उसके बाद आगे की मैकेनिज्म लिखना, नहीं तो मैं खुद सोचूंगा कि आप कॉम्बाइंड आंसर्स पता नहीं चलेंगे। हाँ, ये विकास होगा जो आप पूछ रहे हो, अब ये सब समझ में आएगा यहीं पे। तो चलो पहला क्वेश्चन, पहले थोड़ा इजी पूछता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना करो। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, तो आप ना आंसर लिखना 1 डैश E1 E2 E1 CB SN1 SN2 SNI, तो 1 के आगे लिखना। और अब मैं कमेंट खोल दे रहा हूं ताकि आपको आपके आंसर्स दिखाई दें और आपको समझ आएगा कितनी गलतियां होती हैं, ठीक है? और देखना गलतियां दबा के करोगे, ओबियस है, सारे बच्चे करते हैं, घबराना नहीं। E1 CB, आप कमेंट भी देख रहे हो ना, सबके देखते जाओ, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप गलतियां कर रहे होगे, सभी कर रहे होंगे।
ये अच्छी बात है यार कि बहुत वेरिएशन नहीं है आपके आंसर में। या तो आप E1 लिख रहे हो या तो आप SN1 लिख रहे हो, या तो अच्छा मुन्नी ने E2 लिखा है, सॉरी अदिति ने E2 लिखा है। चलो अब आपका हो गया। अब मैं इसको बंद करता हूं समझाने के लिए आपके कमेंट्स को। पहले गलतियां बताता हूं क्या है, और जो आप गलती कर रहे हो घबराना मत, सब बच्चे ऐसा करते हैं, बस समझना कि क्या है। ठीक है मयूरेश, कमेंट दिख रहा है यार, टेंशन मत ले। देखो पहले तो मैं E1 को समझाता हूं। फ्यू स्टूडेंट रोट कि ये E1 रिएक्शन मैकेनिज्म है। ठीक है, तो अगर ये एक E1 रिएक्शन, मैं ये नहीं कह रहा ये E1 है, आपने लिखा है E1 है, तो मैं समझाता हूं E1 क्यों नहीं है। ठीक है, देखो जब आप ई कहते हो समझना, और एक बार गलती जो कर रहे हो ना उसको दोबारा मत करना, नहीं तो फिर आप कभी भी नहीं पहचान पाओगे। याद रखना कि ई का मतलब होता है एलिमिनेशन, करेक्ट। इजी है समझना, बहुत आराम से सुनना। ई का मतलब होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर। अगर क्वेश्चन में हाई टेम्परेचर नहीं दिया है, हीट का सिंबल नहीं दिया है, एलिमिनेशन नहीं होगा। क्या यहां हीट का सिंबल दिया है? पहली बात नहीं दिया है, तो इसलिए बस इसके बेसिस में यह कह सकता हूं मैं कि यार ये E1 तो नहीं है। किसी किसी बच्चे ने E2 लिखा था। अब पहले E2 समझाता हूं मैं क्यों नहीं हो सकता। देखो E2 रिक्वायर्ड ए स्ट्रॉन्ग बेस। E2 के लिए एक बेस चाहिए। क्या वाटर बेस है? तो E2 का कोई सेंस नहीं बनता। तो E1 E2 दोनों हट गए, और E1 CB भी हट गया, क्योंकि E1 CB के लिए भी बेस चाहिए, तो ये तीन हट गए। अब बची बात SN1 और SN2 की। SN1 और SN2 की ध्यान से देखना। ये कार्बोकैटायन ना इसके डबल बॉन्ड के रेजोनेंस से स्टेबल है। इसका मतलब कार्बोकैटायन अगर बनता है तो रेजोनेंस से स्टेबल होता है, तो वह SN1 में कार्बोकैटायन बन सकता है। दूसरी चीज, SN1 फॉर्म, SN1 के लिए मुझे कार्बोकैटायन बनाना चाहिए। अब कार्बोकैटायन कब बनेगा? जब ब्रोमीन बाहर निकलेगा। अब ब्रोमीन कब बाहर निकलेगा? जब आप पोलर सॉल्वेंट ले रहे हो तो वो उसको ट्रैप करके बाहर निकाल देगा। तो इसका मतलब है इसमें सारी कंडीशन फेवरेबल है SN1 के लिए, तो मेरे हिसाब से ये SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो पहले मैंने आपको समझाया, देखो E1 क्यों नहीं हो सकता, E2 क्यों नहीं हो सकता, E1 CB क्यों नहीं हो सकता, SN2 क्यों नहीं हो सकता। अब बच रहा क्या? SN1, इसलिए SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म है। अब बताओ ये समझ आया या नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? अच्छे से समझ आया? फास्ट बोलो। मैं सेकंड क्वेश्चन के लिए आपका कमेंट ऑन कर रहा हूं ताकि आप फिर से सबके कमेंट्स देख पाओ। तो देखो ये पहला वाला क्लियर है ना। बस अब आप ना आज वाली और कल वाली क्लास बहुत ध्यान से सुनना, एक बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप कभी गलती नहीं करोगे कौन सी मैकेनिज्म जा रही है। ठीक है, फाइन, ठीक है। मूविंग एहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में अपना आंसर लिखना, ठीक है। अच्छा दे रहा हूं थोड़ा घुमा के। चलो बहुत अच्छा नहीं दे रहा। बताओ भाई क्या है ये प्रतीक? अगर आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बनते हुए दिखे तो आप ना SN1 प्रेफर करना, SN2 नहीं। सृजन, सृजन का सबसे पहले आंसर आया, सब देख भी रहे होगे। E1 CB, अर्पित E2, SN1, SN2, SN1, SN1, SN2, SN2, अमन SNI। इसमें तो सारे लिख दिए। E2 भी लिख रहे हो आप। अच्छा एक एक चीज तो पक्की है, जो आप कमेंट आपने भी देखे होंगे, इसमें किसी भी बच्चे ने ना E1 नहीं लिखा। अच्छी बात है, किसी ने E1 नहीं लिखा। और जो मैंने कमेंट देखे, किसी ने E1 CB भी लिखा है शायद ना। E1 CB को नहीं लिखता मैं। चलो E1 किसी ने नहीं लिखा तो मैं ये नहीं समझाऊंगा कि इसमें E1 क्यों नहीं होगा, और आप सही भी कह रहे हो E1 नहीं होगा, हटा देते हैं इसको। अब आपके कंफ्यूजन है E1 CB को लेकर के एक, और E2 को लेकर के, तो वो दोनों तो एक साथ में क्लियर कर सकता हूं। कैसे? सुन लो अगेन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। फिर सेम बात दोबारा कह रहा हूं और दोबारा गलती कर रहे हो आप। जब तक हीट का सिंबल नहीं दिया है या
स्ट्रॉन्ग बेस नहीं दिया है, OH माइनस को मैं बेस नहीं मानता, स्ट्रॉन्ग जब तक हीट का सिंबल नहीं दिया है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं दिया है, एलिमिनेशन नहीं करोगे तो E2 गया, इवन CB गया। अब क्या बचा? 3 टाइप ऑफ रिएक्शन, वन इज SN1, सेकेंड इज SN2, थर्ड इज SNI। अब मैंने क्या कहा था, नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन में बेंजीन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये बेंजीन है, ये नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन से इसको हटाएगा, तो ये मैकेनिज्म फॉलो होगी SNI की। तो ये कौन सी मैकेनिज्म है? SNI। क्लियर है? अब मैं आपके कमेंट वापस से हटा रहा हूं, वापस से तीसरे क्वेश्चन पे आ रहा हूं, फिर से सेम गलती मत करना। मैं कमेंट आपके इसलिए ऑन कर रहा हूं, जब सारे का सही होगा ना फिर मैं क्वेश्चंस पे मूव करूंगा, तब तक मैं आपकी थोड़ी प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आप आइडेंटिफाई करना सीख जाओ कि कौन सी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में एक का आंसर भी आ गया, अक्षत। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में आंसर देता हूं, बट अब रिलेटिवली ठीक होंगे। संतोष SN2, पलक SN2, SNI, इवन CB SN2, इवन CB SN2, इवन CB E1। फाइन, ये इसमें थोड़ा हिंट सब मिल गया आपको कि ये कीटोनिक ग्रुप है, ये लीविंग ग्रुप है। तो ये आपने पहले भी पढ़ा है कि यार लीविंग ग्रुप के बीटा पोजीशन पे कोई ऐसा ग्रुप है जिसका -I -R है और आप एलिमिनेशन करते हो तो कार्बोन आयन बनता है। तो ज्यादातर बच्चों ने, बहुत अच्छी बात है, इसमें सही लिखा है E1CB। किसी किसी ने E1 भी लिखा है। देखो ये टेम्परेचर को देखते ही आप समझ गए होगे कि यार ये एलिमिनेशन है, तो E1 E2 इवन CB 3 चीजें हो सकती थी। ऑब्वियसली E2 भी हो सकती थी, लेकिन इस कीटोनिक ग्रुप की वजह से E2 में नहीं कर रहा, इवन CB की तरफ जा रहा हूं। इवन में क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि एक अपने आप ग्रुप बाहर निकल के कार्बोकेटाइन बनने का कोई सेंस नहीं बनाता, वैसे भी कीटोनिक ग्रुप साथ में है तो इवन का कोई चांस नहीं था, इसलिए इवन CB होगा। फाइन, क्लियर है? चलो अब आप पहचानने लग गए। मूविंग अहेड टू सम गुड क्वेश्चंस। अब क्योंकि आपने पहचान ही लिया तो एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है दीपक, इसका आंसर बताओ। 4th क्वेश्चन, इसका क्या आंसर होगा? थोड़ा टाइम दूंगा मैं इसमें, आंसर आपको कमेंट भी देखने अपने। सॉरी। इतने इमोजी लगाओगे क्यों नहीं कमेंट दिखेंगे? अच्छा SN2 लिख रहे हो, SN1 जो आप सोच रहे हो वैसा कुछ हो नहीं रहा होगा इसमें। SNI क्यों लिखा यार आपने? अच्छा बेंजीन रिंग है इसीलिए। SN1 चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो इन जनरल OH माइनस एक बेस भी होता है, एक न्यूक्लियोफाइल भी होता है, लेकिन कीटोनिक ग्रुप के अगर अल्फा पे हाइड्रोजन होता है तो वो हमेशा बेस की तरह बिहेव करता है। एल्डोल कंडेंसेशन याद करो। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन, दिस OH माइनस एलिमिनेट द हाइड्रोजन विच इज प्रेजेंट अल्फा टू द कार्बोनाइल कंपाउंड। सो अगर वो अल्फा टू कार्बोनाइल कंपाउंड से पहले निकालता है तो फर्स्ट इज नॉट द एलिमिनेशन, पहला एलिमिनेशन है ही नहीं। तो पहला क्या है? एसिड बेस है, तो उसको कंसिडर करते ही नहीं है। ये pH है, ये आपका Br है, यहां का हाइड्रोजन निकाला, यहां नेगेटिव आ गया। अब इस नेगेटिव का रेजोनेंस अगर होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने ले लिए। तो इसके बाद वाला स्टोरी और भी अच्छी है। वो कुछ ऐसी है कि आपका ये बेंजीन रिंग हो गई, ये आपका एक डबल बॉन्ड आ गया, यहां पे O पे माइनस आ गया, यहां पे एक pH आ गया और ये आपका Br आ गया। अब आप इस नेगेटिव का अटैक इस कार्बन पे करते हो तो ये मैकेनिज्म इंट्रामॉलिक्यूलर SN2 की तरफ मूव कर गई और आपको जो प्रोडक्ट मिला वो कुछ इस तरह का हो गया। O
पीएच और Br माइनस लीविंग ग्रुप की तरह निकला, तो इस रिएक्शन को मैं बोलूंगा कि ये SN2 थी। सही है, तो ये कौन सी है? SN2। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? देख लो एक बार अच्छे से। फाइन। या इवन नहीं है वरुण, इवन के लिए तो आप एलिमिनेशन कराओगे कोई लिविंग ग्रुप के थ्रू ना, यहां पे तो एलिमिनेशन नहीं हुआ, यहां पे तो बस रेजोनेंस के थ्रू डबल बॉन्ड बने, एलिमिनेट कुछ भी नहीं किया। बाई मॉलिक्यूलर बोल सकते हो, ठीक है, फाइन, क्लियर है, सबके समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन पूछूं? SNI भी नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि यहां पे नेबर ग्रुप का पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है, बल्कि इंट्रामोलिकुलर SN2 हुआ है। स्टीव एम राजू, वही मैंने कहा SNI में तब बोलता जब एनजीपी के पार्टिसिपेशन से कोई रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड करता। यहां पे तो क्लियर कट सब्सटीट्यूशन था O माइनस का इंट्रामोलिकुलर। ओम के का अभी तक सब करेक्ट है, लास्ट वाला भी करेक्ट था। लास्ट वाला तो खैर देखो, तुमने इतना ये सोच करके तो SN2 नहीं बोला होगा, आपने SN2 बोला होगा कि यार कार्बन में ब्रोमीन था, बेंजीन रिंग था, एनजीपी हो रहा होगा, इसलिए SN2 बोल दिया। ठीक है, फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाउ टू रिमेंबर ऑल दिस कंडीशन एंड अप्लाई? प्रैक्टिस है अंकुर। AgNO3 अगर मैं इस मॉलिक्यूल में डालता हूं तो कौन सी मैकेनिज्म शो करेगा? आप चाहो तो प्रोडक्ट का IUPAC नोमेनक्लेचर भी लिख सकते हो। हाँ, पहचान गए। SN1 इवन, इवन SN1 SN1 होगा, SN1 इवन, SN1 पक्का, SNI भी आ गया। चलो इसमें मुझे दो तीन चीज समझानी है। कुछ बच्चों ने लिखा है SN1 होगा। यार SNI को नहीं समझाता, SNI तो मैं मानता हूं कि आप सब समझ चुके होगे, SNI का ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि यहां कोई नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन नहीं है। SN1 आप लिख रहे हो मैक्सिमम, और कुछ बच्चों ने इवन लिखा है। SN1 100%, ये तो पक्का है कि SN1 सारे बच्चे लिख रहे हो, तो SN1 नहीं है ये। क्यों नहीं है मैं समझाता हूं। देखो ये तो सबको पता है यार, Ag प्लस की एफिनिटी ब्रोमीन के लिए बहुत ज्यादा है। मैंने हीट नहीं दिया तो इसीलिए आपने SN लिख दिया। आपको लग रहा है कि हीट जब तक नहीं दूंगा सब एलिमिनेशन होगा ही नहीं, वो भी सही नहीं है। देखो यहां प्लस आया, यहां तक सबके समझ में आ गया। आप SN1 कब बोलते हो? जब इस प्लस पे कोई न्यूक्लियोफाइल लगे। बताओ यहां मैंने न्यूक्लियोफाइल क्या दिया? हैव यू सीन NO3 एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल? कभी किसी रिएक्शन में NO3 माइनस ने न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया है? बिल्कुल भी नहीं। NO3 कभी भी इस तरह से अटैक नहीं करता, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज काफी स्टेबल होता है। अब आपने न्यूक्लियोफाइल ही नहीं डाला, तो क्या ऑप्शन है? ऑप्शन एक ही है कि रिंग का एक्सपेंशन हो। अब रिंग का एक्सपेंशन हो गया, प्लस चार्ज यहां आ गया, अल्फा से डबल बॉन्ड को निकाल दो, तो आप इस मैकेनिज्म को क्या बोलोगे? E1। इसलिए E1 था। अब यहां ना हीट नहीं दिया, इसीलिए आपने इसको E1 नहीं बोला। अब आप इसी वेट में कर रहे हो कि हीट दिया ही होगा तब मैं करूंगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल नहीं है, इसीलिए E1 रिएक्शन मैकेनिज्म शो किया। ये लाइन समझ आई या नहीं आई पहले बताओ? क्लियर है? अब ये बताओ, मुझे लगता है बेसिक आइडिया आपको लग गया कि E1 कब होगा, E2 कब होगा, E1 CB कब होगा, SN1 कब होगा, SN2 कब होगा, SNI कब होगा। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आज एक या दो क्वेश्चन करेंगे, बाकी कल करेंगे। तो पहले एक दो क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, देखते हैं कितने सही हो पाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। ये क्वेश्चन जेई मेन 2018 का है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, और देखते हैं कितने बच्चे इसको करेक्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। अच्छा ये दिख नहीं रहा है, अगर तो मैं लिख देता हूं। यहां पे लिखा हुआ है 1 इक्विवेलेंट NaCN, 1 इक्विवेलेंट NaCN, और सेकंड वाला लिखा हुआ है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। थोड़े बहुत रिएजेंट यूज होंगे, जैसे यहां पे LiAlH4 हुआ है। यार हर्षित, समराइज का कोई लॉजिक नहीं है, एक बार थ्योरी पढ़ना, तू समराइज नहीं तो बार बार तू उसी सेम चीज को घुमाते रहेगा।
ठीक है, चलो स्टार्ट करो, क्या करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, आंसर के लिए मैं आपका चैट ओपन कर रहा हूं यार, आप गलतियां बहुत होंगी, देखना शुरू शुरू में गलतियां होंगी, देखो 5-6 क्वेश्चन तक, फिर आप सही पेस पे आ जाओगे। 1 इक्विवेलेंट NaCN डाला, A फॉर अदिति, बी ऑप्शन सी, डी A B C या डी, ये अच्छा है, सी या डी, एक बार सोच लो आप ही। ठीक है, तो देखो इसमें पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं यार कि इन दो ब्रोमीन में से कौन सा एलिमिनेट करेगा, है ना। ये देखो, अगर ये ब्रोमीन एलिमिनेट करता है तो ये वाला जो कार्बन है उसके ये बेंजीन रिंग के माइनस आई इफेक्ट की वजह से यहां पे पार्शियल प्लस बहुत ज्यादा है, तो ये इजीली ब्रोमीन एलिमिनेट कर सकता है रेदर देन दिस वन, तो इसलिए तो पक्का है कि यही वाला ब्रोमीन जो है एलिमिनेट कर रहा होगा। हाँ, ये SN1 में भी जा सकता है, ये SN2 में भी जा सकता है, ये मुझे नहीं पता ये किस में जाएगा, हालांकि उसकी जरूरत भी नहीं है। तो सबसे पहली चीज कि ये ब्रोमीन हटेगा, इससे आप कन्विंस्ड हो, तो मैं पहला NaCN के डालने से जो प्रोडक्ट बनाऊंगा वो कुछ इस तरह का होगा, वो कुछ ऐसा होगा कि यहां पे Br एज इट इज है, यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड N। एक चीज है, ये बिलो द प्लेन भी हो सकता है और अबव द प्लेन भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास ऑप्शन में अबव द प्लेन दिया नहीं है, इसलिए मैंने बिलो द प्लेन लिया, ऑल्दो उस क्वेश्चन में मेंशन भी नहीं था। अब आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो CH2NH2 होगा, इसलिए करेक्ट आंसर होना चाहिए C। आपको अगर अभी भी ये लगता है कि C नहीं होगा तो सोच सकते हो। तो अब इसमें मैकेनिज्म कौन सी हुई, SN1 और SN2, लेकिन अगर मुझसे पूछो कौन सी है तो मैं बोलूंगा SN1 होगी, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और ये कार्बोकैटायन बेंजाइलिक पोजीशन पे है जो रेजोनेंस से स्टेबल भी है, इसीलिए SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और आपका प्रोडक्ट क्या होगा, C। अगर ऊपर वाले को भी हटा दे तो C2NH2 की जगह, यार वही तो ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं तो कह रहा हूं ये SN1 हो सकता है, तो ये अबव द प्लेन की जगह बिलो द प्लेन भी आप कर सकते हो, लेकिन वो ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं कौन सा करूं। ये वाला डी को तो मैं नहीं कर सकता, दोनों का बिलो बिलो प्लेन कर दिया उसने, तो इस ऑप्शन को देख करके ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको SN1 SN2 को जज नहीं करना था, आपको राइट प्रोडक्ट बनाना था, सब्सटीट्यूशन है ये तो पक्का है। कोई कह रहा है डी क्यों नहीं होगा, ये बताओ, ये ब्रोमीन अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन कैसे ले आऊं मैं, ये तो नहीं जा सकता ना, तो इसीलिए मैंने उसको नहीं लिया। क्लियर, चलो मूविंग एट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। न जाने कितनी बार जेई में भी और नीट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, इपॉक्सी वाले, जिसमें इपॉक्सी कंपाउंड में मिथानॉल और मिथॉक्साइड आयन को डाल करके रिएक्ट कराते हैं, ये उसी तरह का क्वेश्चन है। मुन्नी सिंह थोड़ा लेट कर रहे हो आप, ए क्यों नहीं वो आप पूछ रहे हो। सर एक बार कैसे हटेगा, भेजना अपोज नहीं करेगा, बेंजीन अपोज नहीं करेगा, हाँ बोल सकते हो, मैं कहां कह रहा हूं कि बेंजीन अपोज कर रहा है कि नहीं, मैं तो सिंपल ही कह रहा हूं बेंजाइलिक पोजीशन में SN1 को लेके जाऊंगा, मैं हटा करके ग्रुप को लगाऊंगा, पता नहीं है ये वाला। ठीक है, एक ना एक इस टाइप के क्वेश्चन क्योंकि बहुत सारे आते हैं, तो मैं एक एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं। देखो हमेशा याद रखना, ये जो साइक्लिक कंपाउंड है, अब तक आपने ना ऐसे केसेस देखे हैं, ध्यान से देखना इसको, देखो देखो अब तक ना आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं SN1 और SN2 के, देखे ना, एक होता है SN1 और एक होता है SN2। ज्यादातर एग्जांपल में जब भी SN1 और SN2 को आपको कंपेयर करना होता है, आप एक ही चीज देखते हो। आप आंसर पोस्ट मत करो, मैं कुछ और समझा रहा हूं। जब भी कंफ्यूजन होता है कि यार ये रिएक्शन SN1 के थ्रू होगी या SN2 के थ्रू होगी, तो आप एक चीज देखते हो, और वो एक चीज क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर स्टेरिकली हिंडर्ड है SN1 कराते हो, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है तो SN2 कराते हो। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही एक्सेप्शनल केस है, और वो ये वाला है, साइक्लिक इपॉक्साइड का। ये स्टेरिक हिंड्रेंस के ऊपर SN1 SN2 डिसाइड नहीं होता, बल्कि मीडियम के ऊपर डिपेंड होता है। अगर एसिडिक मीडियम होगा SN1 होती है, अगर बेसिक मीडियम है SN2 होती है। अब आप सोचोगे यार ऐसा क्यों हुआ, अब इसको समझते हैं। देखो ये साइक्लिक कंपाउंड है,
अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आपको ऐसा दे, ध्यान दे के सुनना, कि आपको सबसे पहले H+ डाला है और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल डाला है, तो पहले H+ अगर डालोगे तो साइक्लिक ऑक्साइड के ऑक्सीजन पे H का अटैक हो जाएगा। कहां पे ऑक्सीजन का अटैक होगा? ऑक्सीजन पे H+ का अटैक हुआ। अब ऑक्सीजन पे प्लस आया तो बॉन्ड तोड़ेगा। अब सोचो ये वाला बॉन्ड टूटेगा या ये वाला जो स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो वो यही तोड़ेगा। अगर ये टूटा, समझ रहे हो, अगर ये टूटा तो कार्बोकैटायन बनेंगे। अब कार्बोकैटायन जहां स्टेबल है आपने वहां पे बना दिए, तो ये CH2OH। अब इस स्टेबल कार्बोकैटायन में आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दो, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहां आ गया, ये CH2OH यहां आ गया। मैकेनिज्म कौन सी हुई? SN1। अब जरा दोबारा सोचो, बेसिक मीडियम ले लो, यानी आपने सिर्फ न्यूक्लियोफाइल डाला है, H+ नहीं डाला, तो न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट कार्बन पे भी अटैक कर सकता है, सेकंड पे भी। फर्स्ट लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, सेकंड मोर स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो वो कहां पे अटैक करना चाहिए? फर्स्ट वाले पे। अब अगर फर्स्ट वाले पे अटैक करेगा तो मैकेनिज्म कौन सी हो गई बताना जरा? मैकेनिज्म हो गई SN2, और दोनों में प्रोडक्ट भी डिफरेंट आ गए। यहां पे OH सेकेंडरी पे लग रहा था, यहां पे OH प्राइमरी पे लग रहा था। अब इस सवाल को देखो, आपने H+ तो डाला नहीं, सिर्फ न्यूक्लियोफाइल डाला, तो कौन सी मैकेनिज्म होगी सिर्फ न्यूक्लियोफाइल के डालने से? SN2। और अगर SN2 भी, तो ये कहां लगेगा? जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, यानी यहां पे लगेगा। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए A। इतना समझाने के बाद भी राहुल B लिख रहा है। पहले बताओ ये लाइन समझ आई या नहीं आई? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? फाइन, सबके समझ में आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? A। ठीक है, फाइन, क्लियर, सबके समझ में आ गया। फारूक मोहम्मद नहीं आया, एक बार अपने डाउट पूछ ले। ठीक है, चलो, सबने कह दिया, समझ आ गया, तो आते हैं अगले क्वेश्चन में। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ClNaCN माइल्ड कंडीशन है, तो आपका प्रोडक्ट A क्या होगा? अब आप ये सोचो, इसमें E1 है, E2 है। यार E2 वाला तो आप खैर सोच नहीं पाओगे, इजी है ये तो, मतलब रेस्ट्रिक्टेड हो गया मैकेनिज्म। उसमें से क्या बन रहा होगा आपको ये बताना है। सुशील कुमार, अपने डाउट को पूछ लो। यार कोई कोई इसमें C आंसर भी कह रहा है। देखो, इसमें न्यूक्लियोफाइल है CN-। जिसने भी C बोला है उसके लिए मैं एक लॉजिक बताता हूं। देखो, अगर तुम ना बेंजीन रिंग को सोचो, तो इसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं, और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर और नीचे मूव करते हैं, तो एक सैंडविच जैसा होता है। तो बेंजीन रिंग ना इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिच है तो जब भी आप न्यूक्लियोफाइल डालोगे रिपेल करेगा, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल बेंजीन के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है, तो इसलिए C वाला तो कोई लॉजिक ही नहीं है। अब सवाल है कि ये Cl आपका डायरेक्टली हैलोजन बेंजीन से लगा है, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड बना रहा होगा, तो ये तो रिएक्शन SN1 SN2 दिखाता ही नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। अब बचा ये, इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचता है कि यार ये Cl हटे और इस कार्बन पे CN लग जाए थ्रू SN1 और थ्रू SN2, तो एक ही ऑप्शन बचता है और वो है A वाला। समझ आ रहा है? तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? A। किसी ने D लिखा है, तो D वाले एक बात समझ लेना, जब बेंजीन रिंग में हैलोजन लगी रहती है ना, तो ये लोन पेयर इसके रेजोनेंस पे आ जाते हैं, तो ये SN2AR एक नई मैकेनिज्म है, SN1AR एक नई मैकेनिज्म है, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म एक और है। तो वो इन तीन में से कोई एक शो करता है, बट उसके भी कंडीशंस होते हैं। यहां पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए ये हैलोजन तो बिल्कुल नहीं निकलेगा, यही वाला हैलोजन निकलेगा, इसलिए करेक्ट आंसर A होगा। क्लियर हो गई बात? सबके समझ में आ गए? चलो, इस बार तो मुन्नी सिंह ने भी कहा A है, बिल्कुल सही है। डाउस प्रोसेस, वरुण, डाउस प्रोसेस का टेम्परेचर 350 होता है, और जब तुम NO2 लगाते हो 250 होता है, जब तुम 2 NO2 लगाते हो 150 होता है, जब तुम 3 NO2 लगाते हो तब जाकर के रूम टेम्परेचर में होता है, और वो मैकेनिज्म होती है SN2AR। SN2AR रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग -I-R ग्रुप टू स्टेबलाइज योर एरिनियम आयन। यहां पे कोई भी एरिनियम आयन को स्टेबलाइज करने के ग्रुप्स नहीं थे, इसलिए क्लोरीन को इस तरह से हटाना इंपॉसिबल है।
दे अपना डाउट पूछो। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। ये मैंने ना एक चेयर फॉर्म बनाई है जिसमें ब्रोमीन ब्रोमीन आपको दिखाया हुआ है, एल्कोहलिक KOH डाला है, आपके पास 3 हाइड्रोजन है, HA, HB और HC, और ये मैकेनिज्म देख के ही आप समझ गए होंगे ये E2 है। आपको बताना है HA, HB, HC में कौन सा हाइड्रोजन एलिमिनेट करेगा। Can we get racemic mixture through कार्बोएनाइन इंटरमीडिएट? आंसर इज नो। कार्बोनाइन इंटरमीडिएट आपका क्या बन रहा है, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑल्दो इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, फाइन। हाँ देखो, आप आंसर सही दे रहे हो, इसका करेक्ट आंसर है बी। इसमें आपको बस ये चेक करना है कि अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा है। मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये मान लो आपका साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन में एक एक्सियल पोजीशन होती है और एक इक्वेटोरियल पोजीशन होती है, एक एक्सियल होती है और एक इक्वेटोरियल होती है। आप एक इमेजिनरी पॉइंट एक सोच लो, बीच में एक ड्रॉ कर लो, जो भी बॉन्ड इस पे पैरेलल चलता है वो एक्सियल है, जो पैरेलल नहीं चलता वो इक्वेटोरियल है। तो ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल है। अब आप ये देखो, ये अगर एक्सियल है तो एक एक्सियल ना दूसरे एक्सियल से अपोजिट होता है, तो एक्सियल एक्सियल एंटी होते हैं। यहां पे देखना, ये ब्रोमीन कहां पे है, इक्वेटोरियल में है, तो इक्वेटोरियल दूसरे इक्वेटोरियल से एंटी होगा, तो ये इक्वेटोरियल ये वाला है और उसमें कौन सा है, बी है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, HB। अरे टेक्निकल माइंड देख लिया यार, इतना कमेंट मत कर, सेम चीज। तो आज की क्लास इतना ही करते हैं, कल हम थोड़े डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। तो कल की क्लास में आने से पहले ये बहुत जरूरी है कि SN1, SN2, E1, E2 इन सबका रिवीजन करके आना। मुझे बस इतना बता दो यार, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया सारी मैकेनिज्म्स में। आप तो एटलीस्ट इतना तो आइडेंटिफाई बहुत आराम से कर ले रहे हो कि E1 हो रहा है, E2 हो रहा है, E1CB हो रहा है, SN1 हो रहा है, SN2 हो रहा है, SNI हो रहा है ना। आइसोटोपिक इफेक्ट, हाँ यार तूने बहुत बार लिख दिया। देख, आइसोटोपिक इफेक्ट ना C और H के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए होता है। तो जनरली SN1 और SN2 में आइसोटोपिक इफेक्ट्स डायरेक्टली आर नॉट ऑब्जर्व, बट इन फ्यू केसेस ऑफ SN1 आइसोटोपिक इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व। और वो फ्यू केसेस कौन से होते हैं, वो फ्यू केसेस होते हैं अगर आइसोटोप की वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से आपका कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में फर्क पड़ रहा है, तब आइसोटोपिक इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व। ठीक है, हाँ सेशन एंड हुआ, लेकिन बस ये पूछना चाह रहा था। नाउ इट इज आपके लिए कंफर्टेबल है, कॉन्फिडेंस आया सबको, DPP आपको सब मिल जाएंगी। हाँ PPT दे दूंगा, PPT पायल, और जो मैंने नोट्स दिए हैं उसी से ये PPT बनी हुई है। कायरल मुन्नी, तो सुबह से आज आप कायरल कार्बन ही पूछ रहे हो, वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप, हाँ कल 100% बना दूंगा, टेलीग्राम कल 100% बना दूंगा। आज मैं ट्राई कर रहा था, वो बन नहीं पाया, मतलब वो ओपन सा हो जा रहा था, 2-3 बार बनाने की कोशिश की, हुआ नहीं। ठीक है, फिर अब अगली क्लास में मिलते हैं। और अगली क्लास में मैं आई होप कि आप अच्छी कल की क्लास के लिए एक प्रिपरेशन करके आना। कल ये सोच के आना कि आपका जेई का पेपर है, आप E1, E2, E1CB सारा रिवाइज कर लेना, नोट्स पढ़ लेना, और जो मैंने क्लासेस लिए हैं उसमें आपने नोट्स भी प्रिपेयर किए होंगे, उसको भी देख लेना और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तो कल की क्लास में बहुत मजा आएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ आएंगे, तब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सा है कौन सा नहीं। और कल की क्लास में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस लूंगा जो इन रिएक्शन से आए थे। बस ये नहीं बताऊंगा किस ईयर में आए थे, नहीं तो आप देख करके बोलोगे कि हाँ ये उस समय आया था, याद भी रह जाता है। तो कल करते हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है? ठीक है, थैंक यू।